हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। आज से हमारी एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रही है। आज से हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो आपको ध्यान रखना है, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है भारतीय संविधान, जिससे काफ़ी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में हम उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान, आखिर भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जब अंग्रेज इसको जीत जाते हैं और उसके बाद बंगाल पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होता है, इसी समय शासन को अपने लिए अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए और इन्हीं एक्टों से ही, जो एक्ट पारित किए गए, इन्हीं एक्ट से ही भारतीय संविधान की विकास गाथा शुरू होती है और भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो भारतीय संविधान की शुरुआत होती है वो आपको याद रखना है, प्लासी के युद्ध 1757 और बक्सर के युद्ध 1764 द्वारा अंग्रेज जब इसको जीत लेते हैं, इसके बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित हुए और यही एक्ट भारतीय संविधान की विकास की गाथा कहलाए। तो देखते हैं कौन कौन से प्रमुख एक्ट थे जो अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारतीय संविधान की रीढ़ कहलाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपको याद रखना है। इसके कई संवैधानिक महत्व थे, इसके विभिन्न जो संवैधानिक महत्व थे उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यह एक प्रमुख एक्ट था जिसका भारतीय संविधान में संवैधानिक महत्व था। क्या था? अत्यधिक संवैधानिक महत्व था इस रेगुलेटिंग एक्ट का। इसके बाद देखें, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला महत्वपूर्ण कदम था, अर्थात कंपनी शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। इसके बाद बात करेंगे, कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में पहली बार कंपनी को मान्यता मिली तथा केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। आपसे पूछ सकता है, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को पहली बार मान्यता किस एक्ट के तहत मिली? तो आपको याद रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यदि हम देखें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ थी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसकी जो प्रमुख विशेषताएँ थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर इसके अधीन कर लिए गए, जिसके तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। आपको याद रखना है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के तहत बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस तरह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। आपको याद रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की एक प्रमुख विशेषता जो रही, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में एक हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्या कहता है? एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। आपको याद रखना था, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा हिम्पे थे। कौन थे? जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा हिम्पे थे। आपको याद रखना है। तथा जो 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे उनमें थे लिमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड। आपको लिमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड जो 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे ये भी पूछा गया है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना है। यदि हम देखें जो
लिमेस्टर और हाइड थे, इनको हम यदि याद करने की ट्रिक देखें तो हमारी जो ट्रिक है वो है HCl, हाइड, चैम्बर और लिमेस्टर। क्या है? हाइड, चैम्बर और लिमेस्टर आपको याद रखना है, ये इसकी ट्रिक है। इस तरह जो हमारा 1773 का रेगुलेटरी एक्ट होता है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और याद रखना है आपको, इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं अगला जो इसी में देख लेते हैं। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार क्या कहता है, इसी अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण अधिक हो गया, जिसे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। इसके बाद जो हमारा अगला एक्ट है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। जो अगला एक्ट है वो है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या है? 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना है। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इस एक्ट को जो लाने का प्रमुख उद्देश्य था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां थी उसको दूर करना था। इसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विधि बनाने का अधिकार दिया गया। याद रखना है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विधि बनाने का जो अधिकार दिया गया था वो 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत दिया गया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला एक्ट है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसको देखना है। जो 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी एक्ट के तहत किसकी शुरुआत हुई थी? इसी एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी? दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई थी, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। और इसके तहत दो महत्वपूर्ण पद बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। याद रखना को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो व्यापारिक मामलों को देखते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे वो राजनीतिक मामलों को देखते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसकी दो ही प्रमुख विशेषता थी, एक तो दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के प्रसृजित किए गए, जिनमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखता था। इसके बाद जो हमारा अगला एक्ट है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में बात करते हैं। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता थी कि कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। आपको याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो आपको याद रखना है 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो था, कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था उसे छीन लिया गया, किंतु उसने चीन के साथ तथा पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार था उसके संबंध में 20 वर्षों का अधिकार प्राप्त रहा। तो याद रखना है आपको, जो चीन का चाय का व्यापार था उसमें प्रतिबंध नहीं लगा था, बाकी प्रतिबंध लग गया था। और इसी अधिनियम के तहत एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिल गई। क्या याद रखना है, किस एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिली? तो आपको याद रखना है जो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था उसी के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिलती है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। वेरी वेरी मोस्ट है आपके लिए, इसको याद रखना है। 1833 का जो चार्टर एक्ट था ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है, इसको नहीं भूलना है। याद है, इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं थी वो आपको देखना है। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता थी उनमें से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः, इसमें जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार हुआ करता था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये जो फैक्ट है, बंगाल गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत
कहा गया है, ये कम से कम 50 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना हो, चाहे MPPSC की बात करें, चाहे CGPSC की, चाहे बिहार PSC की, या UPSC या UPPCS की बात करें, सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद बात करेंगे राज्य के संबंध में संपूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को एक ही बजट तैयार करने का, जो एक ही बजट तैयार करने का जो फॉर्मूला आता है वो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, एक ही बजट तैयार करने का जो अधिकार था ये 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत लाया गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि देखें तो इसी एक्ट के तहत जो विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसी एक्ट के तहत विधि आयोग की व्यवस्था की गई और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। आपको ये जो लॉर्ड मैकाले हैं और इनसे जो विधि आयोग जो इन्होंने गठित किया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकाले जो प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष वो गठित किया गया था, उसके प्रथम विधि आयोग गठित किया गया तो उसके अध्यक्ष भी थे, आपको याद रखना है। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसे राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का जो अधिकार दिया गया था, इसी एक्ट के तहत दिया गया था। प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति भी इसी आयोग की तरह की गई थी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसको भी आपको याद रखना है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे हम उन्हीं एक्ट की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान में रखना है और बड़े ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 2 4 4 नहीं, पूरे 5 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उसको हम देखते हैं कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। जो भारत का शासन था, भारत पर शासन था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, यह आपको याद रखना है। मंत्रिपरिषद को जो व्यवस्था की गई थी वो इसी भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी और 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद का सृजन किया गया था, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार और 7 कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य इसमें हुआ करते थे। और इसी अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या किया गया था, ब्रिटिश मामलों का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो पद बने थे व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद सृजित किए गए थे उन्हें समाप्त किया गया, तो आपको याद रखना है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह पर भारत शासन के संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य के रूप में भारत में राज्य सचिव के रूप में, तो आपको याद रखना है जो भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति पहली बार की गई वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद देखना है इसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय, इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का जो नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय हुए। आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट फैक्ट है आपके लिए। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था और इसके तहत तथा अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। लॉर्ड कैनिंग कौन हुए? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 1858 के जो भारत शासन अधिनियम था काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये हमारा रहे पॉलिटी के, ये संविधान, भारतीय संविधान के, जहाँ से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। हमने देखा कुछ प्रमुख एक्ट देखे जो समय समय पर पारित किए गए अंग्रेजों द्वारा और वहीं से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे भारत के कुछ और प्रमुख एक्ट की बात करेंगे, जैसे शाही उपाधि अधिनियम 1876 हो गया
1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्लियामेंटो सुधार, या कहें कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू समझौता सुधार। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये जो भारतीय संविधान या पॉलिटी की जो हमारी सब्जेक्ट स्टार्ट हुई है, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और यह सब्जेक्ट लगभग सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं सभी के सिलेबस में इस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपको यदि याद करने में समस्या हो रही हो तो इसको आपको बार बार पढ़ना है, चाहे 1773 का 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में पढ़ना है, 1773 का 1784 का और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट 1813 का। और वहीं पे देखें तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम और जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। यदि आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को आपको इतना सब्सक्राइब करना है कि यूट्यूब में आग लगा देनी है, क्योंकि जैसा कंटेंट हम आपको लेके आ रहे हैं आपने यूट्यूब में इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ।